नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं हीना। अहमदाबाद में होने वाली यह 146वीं रथ यात्रा होगी। पुलिस ने बताया है कि इस दौरान गुजरात पुलिस टेलीग्राम बॉट प्रणाली का उपयोग करेगी। जाने इसके पीछे क्या कारण, स्पेशल रिपोर्ट में। गुजरात में टेलीग्राम बॉट सिस्टम के आने के साथ आगामी रथ यात्रा की तैयारी संचार के तरीकों में बदलाव का गवाह बनेगी। गुजरात पुलिस ने इस कार्यक्रम में शामिल हजारों कर्मियों के बीच समन्वय और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए इस दृष्टिकोण को चुना है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी चैतन्य मांडलिक ने कहा, हमारा प्राथमिक लक्ष्य एक मजबूत संचार नेटवर्क स्थापित करना है, जो रथ यात्रा बंदोबस्त में शामिल सभी व्यक्तियों को जोड़ता है। इससे बेहतर सुरक्षा में भी मदद मिलेगी। टेलीग्राम बॉट सिस्टम एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। अहमदाबाद में होने वाली यह 146वीं रथ यात्रा होगी। अपनी भव्यता और पैमाने के लिए जानी जाने वाली रथ यात्रा में लगभग 4000 पुलिसकर्मी रथ मार्ग पर तैनात होंगे। हितधारकों के बीच निर्बाध संचार और समन्वय की सुविधा के लिए एक तकनीकी टीम ने टेलीग्राम बॉट सिस्टम विकसित किया है। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों से पुलिस कर्मियों और अधिकारियों का अहमदाबाद की ओर से आना जाना 3 दिन पहले होता है। उस समय उनकी उपस्थिति दर्ज की जाती है और उन्हें पहचान पत्र प्रदान किया जाता है, जिसमें उनकी अद्यतन तस्वीरें शामिल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश की भविष्यवाणी की है। उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में कौन सी तारीख से फिर लौटेंगी हीट वेव? आइए देखते हैं मौसम का लेटेस्ट रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है, जिस कारण भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में 4 जून तक मौसम सुहाना बना रहेगा, तो वहीं बिहार, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूरी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश की भविष्यवाणी की है। IMD ने बताया, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी अगले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होने की पूरी संभावना है। IMD के मुताबिक बड़ौद, बागपत, पिलानी, भिवाड़ी, तिजारा और खैरथल में अगले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। IMD ने कहा कि जून के महीने में पूरे भारत में बारिश सामान्य से नीचे स्तर पर रहेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा जैसे राज्यों के साथ साथ उत्तरी भारत के बड़े हिस्से में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है, जिस कारण तापमान में गिरावट दर्ज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। का दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए देश की राजनीति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा प्रहार किया। क्या कहा राहुल गांधी ने, आइए देखते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं। राहुल ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए देश की राजनीति के बारे में बात की और भारतीय जनता पार्टी समेत RSS पर प्रहार किया। You know, people are threatened. Cases are put on people. Agencies are used on people. So we also are finding that in some way it had become quite difficult to act politically. And that's why we decided to walk from southernmost tip of India to Srinagar. इसी के साथ राहुल ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं। यहाँ राहुल ने PM पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे लगता है हमारे देश में प्रधानमंत्री उनमें से एक है। मोदी जी को अगर भगवान के साथ बैठा दे तो वो भगवान को समझाना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। सही। राहुल ने आगे कहा, कांग्रेस के साथ अच्छी बात ये है कि हम सबके साथ हैं। कोई आकर कुछ बोलना चाहता है तो हम उसे सुनते हैं, हम गुस्सा नहीं होते, ये हमारा नेचर है। ब्यूरो रिपोर्ट। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें अदना से नेता बताया है।
इससे पहले विज राहुल गांधी को अडनिया फीवर से ग्रसित बताया था। क्या साधा विज ने राहुल गांधी पर निशाना? हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा है। विज ने ट्वीट कर लिखा कि दुनिया भर के देशों के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते और हमारे देश का एक अदना सा नेता राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित करता है। ऐसे नेता का हर भारतवासी को बहिष्कार करना चाहिए। गृह मंत्री अनिल विज इससे पहले भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला कर चुके हैं। कांग्रेस द्वारा अडानी का विरोध करने पर उन्होंने राहुल गांधी को अडानिया फीवर से ग्रसित बताया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अगर इतने ही बुद्धिमान है तो बताए कि अडानी ने किया क्या है। सारा दिन अडानी अडानी करते हैं, इनको तो अडानिया फीवर हो गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अगर राहुल गांधी लंदन दौरे वाले अपने बयानों के लिए माफी ना मांगे तो भारत के देशभक्तों को कांग्रेस नेता और उनकी पार्टी का बहिष्कार कर देना चाहिए। विज ने कहा कि कश्मीर की तरफ ध्यान दिया होता, कश्मीर में रोजगार दिया होता तो कश्मीर के युवा हथियार न उठाते। ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। गठबंधन को लेकर नए समीकरण तैयार हो रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच बसपा ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिनसे गठबंधन को झटका लग सकता है। चुनाव 2024 के पहले एक और जहां गठबंधन बनने की कवायद शुरू हो गई है, वहीं उत्तर प्रदेश में स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है। बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंक रखा है। अब यह देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन में कांग्रेस कितनी कुर्बानी को तैयार होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूपी में सिर्फ सपा और कांग्रेस के गठबंधन से ही बात बन जाएगी। इन सबके बीच मायावती के कुछ फैसलों से यह संकेत मिल रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसी संभवित गठबंधन का वह और उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं होगी। चाहे नई संसद के उद्घाटन का फैसला हो या हाल ही में विधान परिषद की सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर सपा पर आरोप लगाने की बात, दोनों ही मुद्दे पर ही बसपा की प्रतिक्रिया से यह संकेत मिल रहे हैं कि वह गठबंधन में शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि बिना बसपा के राज्य में कोई गठबंधन कारगर नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। जी। दिल्ली में पहलवानों के विवाद में दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान बालिग है। सूत्रों का दावा है कि हट सकती है POCSO की धारा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के मामले में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान बालिग है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी। आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान को लेकर जानकारी पब्लिक डोमेन में आने के बाद से पहलवानों के प्रदर्शन और उनके आरोपों को लेकर नए सिरे चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा ये भी है कि पुलिस रिपोर्ट सही होने पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR में लगाई गई पॉक्सो की धारा हटाई जा सकती है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को इंडिया गेट पर धरना जारी रखने के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कहा है कि पहलवान कोई और विकल्प दे, हम उस पर विचार का उन्हें धरना जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। महाराष्ट्र की राजनीति जो बात करे तो उद्धव गुट ने दावा किया है कि शिंदे गुट और बीजेपी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है। शिंदे खेमे के 22 विधायक नाराज। महाराष्ट्र की राजनीति में सनसनी मचाने वाला दावा। देवेंद्र फडणवीस ने इस पर क्या दिया रिएक्शन। महाराष्ट्र में उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच बयानबाजी जारी है। एक तरफ उद्धव गुट दावा कर रहा है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे का खेमा एक दूसरे से खुश नहीं है, वहीं दूसरी तरफ उसे बीजेपी और शिंदे गुट ने गलत बताते हुए कहा कि ये लोग कई लड़ाई में नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने दावा किया एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 22 विधायक और 9 सांसद बीजेपी के सौतेले व्यवहार के कारण घुटन महसूस कर रहे हैं। ऐसे में वे पार्टी छोड़ सकते हैं। सामना में शिंदे समूह के विधायकों और सांसदों को बीजेपी के पिंजरे में कैद मुर्गे मुर्गियां करार दिया। सामना में लिखा गया कि उनके गले पर कब छुरियां चल जाए उस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।
पूरे मामले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे गुट पर हमला किया। फडणवीस ने कहा कि हमारे यहाँ कोई असंतुष्ट नहीं है, पूरा ठाकरे गुट असंतुष्ट है। जितना ठाकरे गुट में नाराजगी और असंतुष्टि है उतनी तो कहीं नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई का 2047 नाम एक डॉक्यूमेंट सामने आया था। एनआईए के दावे के अनुसार इस दस्तावेज में देश की सत्ता पर कब्जा करने का प्लान बताया गया था। फुलवारी शरीफ मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन सामने आया है। 3 राज्यों में पीएफआई के 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई। क्या है मामला, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने फुलवारी शरीफ मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एक बार फिर एक्शन मोड में आ गई है। एनआईए ने बुधवार को 3 राज्यों में पीएफआई के 25 ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए की टीम द्वारा कर्नाटक, केरल और बिहार के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की गई। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ एनआईए ने कर्नाटक, बिहार और केरल में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जांच एजेंसी द्वारा बिहार के कटिहार में मोहम्मद नदवी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। मोहम्मद नदवी का पीएफआई से बहुत पुराना नाता रहा है। इसके साथ ही यूसुफ टोला में भी जांच एजेंसी की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर स्थानीय हसनगंज थाना पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टीम भी मौके पर मौजूद रहे। बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई का 2037 नाम का एक डॉक्यूमेंट सामने आया था। एनआईए के दावे के अनुसार इस दस्तावेज में देश की सत्ता पर कब्जा करने का प्लान बताया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। भारत लगातार शासन और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे मामलों पर कम रैंक ला रहा है। इस मामले को केंद्र सरकार वैश्विक एजेंसियों का एजेंडा बता रही है। अब सरकार इन एजेंसियों पर नकेल कसने का काम करेंगी। प्रेस की आजादी से लेकर हैप्पीनेस इंडेक्स तक भारत की खराब रैंकिंग क्या साजिश है? शासन और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे मामलों पर भारत की खराब रैंकिंग के पीछे क्या एक साजिश है और क्या इसके पीछे कोई खास एजेंडा है? भारत सरकार की ओर से अब इसको लेकर सख्त कदम उठाए जाने की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक प्रमुख सलाहकार ने एक निजी इंटरव्यू में बताया कि विदेशी एजेंसियां भारत को हर क्षेत्र में कम रैंकिंग देकर एक एजेंडा चला रही है। अब हम इसके खिलाफ बहुत जल्द कदम उठाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अन्य विकासशील देश इसे लेकर चिंतित हैं। इन रैंकिंग को प्रभावी रूप से नए तरह का उपनिवेशवाद माना जा रहा है। अलग देशों के संबंधित मंत्रालयों और रेटिंग एजेंसियों को एक साथ जुड़ने और बातचीत करने के लिए कहा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में ये एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वित्तीय विकास सूचकांक, UNDP द्वारा लैंगिक असमानता और मानव विकास सूचकांक में भारत को और पीछे धकेलेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हाल ही में राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में ये कह चुके हैं कि सरकार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रैंकिंग करने वाले समूह में असहमत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। केजरीवाल के समर्थन को लेकर कांग्रेस में दरार देखने को मिल रही है। दिल्ली और पंजाब के ज्यादातर नेताओं का कहना है कि आप कांग्रेस की बी टीम है। उसने सिर्फ दिल्ली और पंजाब में आपको नुकसान पहुंचाया है, बल्कि कई अन्य राज्यों में पार्टी के हितों का नुकसान किया है। दिल्ली में उपराज्यपाल को संप्रभु बनाने वाले केंद्र सरकार के अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस में 2 खेमों में फूट पड़ गई है। दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस नेताओं का मानना है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश का समर्थन नहीं करना चाहिए। दिल्ली और पंजाब के नेताओं ने दोनों राज्यों में आपके साथ गठबंधन का विरोध किया है, लेकिन अंतिम फैसला आला कमान पर छोड़ दिया है। दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक में दिल्ली पंजाब के नेताओं ने उनके समर्थन का पुरजोश विरोध किया। हालांकि खड़गे अध्यादेश का विरोध करने वाले केजरीवाल का समर्थन करने के पक्ष में है। खड़गे का मानना है कि जब कांग्रेस का मुख्य विपक्ष बीजेपी के खिलाफ है तो केजरीवाल के विरोध की सनक में बीजेपी को परोक्ष रूप से सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अध्यादेश सिद्धांत रूप में भी गलत है, इसलिए कांग्रेस सहित विपक्ष को केजरीवाल का समर्थन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। आदमी पार्टी का
कहा कि वह केंद्र की ओर से लाए गए काले अध्यादेश के खिलाफ 11 जून को महारैली करेंगी। उच्चतम न्यायालय की ओर से केजरीवाल सरकार के हक में दिए गए फैसले के बाद लाया गया अध्यादेश उपराज्यपाल को प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण प्रदान करता है। आपके दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस अध्यादेश से पता चलता है कि केंद्र इस तरह के तानाशाही वाले फैसले देश पर थोपेगा। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भव्य रैली कर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस रैली में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की तैयारी चल रही है। रैली में शामिल होने के लिए शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं ने हामी भर दी है। इस मुद्दे पर केजरीवाल अब तक 3 मुख्यमंत्रियों से मिल चुके हैं। बिहार के नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने केजरीवाल का समर्थन किया है। केजरीवाल ने मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी मुलाकात की। क्योंकि ये दोनों नेता भी केजरीवाल के पक्ष में है, इसलिए विपक्ष की रैली के मजबूत होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश के जरिए संविधान का मजाक बनाया है, इसलिए सभी विपक्षी पार्टियां का इसका विरोध करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी की। OTT प्लेटफॉर्म के लिए नए एंटी टोबैको रूल्स जारी किया गया। क्या फॉलो नहीं किया तो होगी मुसीबत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में OTT प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट में तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेशों को दिखाना अनिवार्य किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर ऑनलाइन कंटेंट प्रकाशक नए नियमों का पालन करने में विफल रहता है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सख्त कार्यवाही करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी अधिसूचना विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जारी की है। इसके बाद नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार और सोनी लिव जैसे सभी OTT प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट के साथ तंबाकू विरोधी चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा। सिनेमा घरों और टेलीविजन चैनलों में दिखाई जाने वाली सामग्री में यह पहले से ही अनिवार्य है, जहां फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में कम से कम 30 सेकंड की अवधि का एक तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी दिखाई जाती है। OTT प्लेटफॉर्मों को तंबाकू उत्पादकों के प्रदर्शन या कार्यक्रम में उनके उपयोग की अवधि के दौरान स्क्रीन के नीचे एक प्रमुख स्थिर संदेश के रूप में तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी भी प्रदर्शित करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। बॉलीवुड के कई सितारे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी सेहत के लिए सिगरेट पीना छोड़ दिया। आइए आज उन्हीं सितारों के बारे में जानते हैं। सलमान खान, ऋतिक रोशन सहित किन बॉलीवुड सेलेब्स ने सिगरेट को कहा ना। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाती है। यह दिन उन लोगों के सम्मान में मनाया जाता है जो तंबाकू के ऊपर अपनी जिंदगी को चुनते हैं। हमारे कुछ बॉलीवुड सितारे भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेहत के लिए सिगरेट पीना छोड़ दिया। आइए आज उन्हीं सितारों के बारे में जानते हैं जो सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाते हैं। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान एक समय चेन स्मोकर थे, लेकिन जब से उन्हें फेशियल नर्व डिसऑर्डर हुआ तब से उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। ऋतिक रोशन आज लाखों दिलों की धड़कन है, लेकिन वह सिगरेट पीने जैसी बुरी आदत में जकड़ गए थे। हालांकि बहुत कोशिशों के बाद उन्हें अपनी इस आदत से छुटकारा मिल गया। ऋतिक ने जिस तरीके से इस आदत को छोड़ा था, उसी तरीके को अपनाकर अर्जुन रामपाल भी सिगरेट पीने की आदत से मुक्त हो गए। रणबीर कपूर 15 साल की उम्र से सिगरेट पीने लगे थे। बर्फी फिल्म की शूटिंग के समय रणबीर को इस आदत से छुटकारा दिलाने में मदद मिली। एक्ट्रेस कांगड़ा सेन शर्मा पहले चेन स्मोकर थी, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तो अपने बच्चे की सलामती के लिए उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एक्टर रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर का टीजर बीते सोमवार को रिलीज किया गया। यह फिल्म इसी साल रिलीज होगी। टीजर रिलीज होते ही इसमें किए गए दावों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिल्म को लेकर क्या विवाद सामने आया, आइए देखते हैं। रविवार को रणदीप हुड्डा स्टारर फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का टीजर आया। यह वीर सावरकर की बायोपिक है। फिल्म में रणदीप हुड्डा ने लीड रोल किया है। टीजर के बीच बीच में कई टैगलाइन दिखाई गई है, जिसमें दावा किया गया है कि सावरकर ने भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया था। इसी को लेकर एक्ट्रेस स्वस्तिका मुखर्जी ने रणदीप हुड्डा को
लताड़ लगाई है। स्वस्तिका ने कहा कि इस तरह की चीजें दिखाकर फिल्म को बेचने के खिलाफ है। ट्विटर पर स्वस्तिका लिखती है, खुदीराम बोस का 18 साल की उम्र में निधन हो गया था। उससे पहले ही किसी ने उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था और नेताजी इसलिए नेताजी बन गए क्योंकि वह किसी से प्रेरित थे। और भगत सिंह का इतिहास हम सभी पहले से ही जानते हैं। ये प्रेरित कहानियां दुनिया के किस कोने से आ रही है। बता दें कि स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म में रणदीप हुड्डा के साथ अंकिता लोखंडे और अमित सियाल भी अहम रोल में है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग हो गई है। यह इसी साल रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अक्टूबर ड्रोन अटैक के बाद जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी सेना तेजी से जवाबी कार्यवाही के लिए कमर कस रही है। जेलेंस्की के बयान के बाद रूस पर ताबड़तोड़ हमले, देखें किसमें कितना है दम। मॉस्को पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक के बाद कई इमारतें ध्वस्त हो गई। हालांकि इस मामले में किसी जान माल की क्षति नहीं हुई है। वहीं रूस अधिकारियों का कहना है कि उनके एयर डिफेंस लगातार रूसी कैपिटल की तरफ आने वाले ड्रोन को ध्वस्त करने में जुड़े हुए हैं। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेनी सेना तेजी से जवाबी कार्यवाही के लिए कमर कस रही है। उन्होंने कहा था कि न केवल गोला बारूद की आपूर्ति, न केवल नए ब्रिगेड का प्रशिक्षण, न केवल हमारी रणनीति बल्कि टाइमिंग भी जरूरी है। यह वक्त सबसे महत्वपूर्ण है। हम कैसे आगे बढ़ेंगे इसकी टाइमिंग सेट हो गई है और अब हम जरूर हमले की ओर आगे बढ़ेंगे। इसका निर्णय हो चुका है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह हमला किसने किया है। हालांकि 24 घंटों के अंदर यूक्रेन पर कई हमलों के बाद मॉस्को पर किए गए अटैक से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ड्रोन अटैक यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सीएम योगी आदित्यनाथ के फैन भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी हैं। अब उन्होंने पीओके को लेकर जो कहा है वो पड़ोसी मुल्क को टेंशन में डालने वाला है। क्या पीओके जल्द बनेगा भारत का हिस्सा? सीएम योगी के बयान से पाकिस्तान में मचा बवाल। पाकिस्तानी हुक्मरानों से अपना मुल्क तो संभल नहीं रहा, लेकिन कश्मीर पर नजर गड़ाए बैठे हैं। पर लगता है कि अब कश्मीर भी अपने हाथ से छीनने वाला है। कश्मीर को लेकर भारत से ऐसी आवाज उठी है जिसने पाकिस्तान को खौफ में डाल दिया है। खास बात यह है कि इस आवाज को पाकिस्तानी जनता भी पसंद कर रही है। ये आवाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। मोदी सरकार ने 9 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में सोशल मीडिया डायलॉग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और यूपी कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो पाकिस्तान को टेंशन में डालने वाला है। सीएम योगी ने पाक अधिकृत कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि अब वहां से आवाज उठ रही है कि हमें फिर से भारत के अंदर लाने का काम करो। सीएम योगी ने आगे कहा कि दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। 5 किलो आटे के पैकेट के लिए छीना झपटी हो रही है। पाकिस्तानी जनता में सीएम योगी को खूब पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तानी तो ये तक मानने लगे हैं कि योगी भारत के अगले पीएम होंगे। पाकिस्तान में लोग सीएम योगी के बारे में इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं। एक पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि योगी को लेकर उसने चेक किया तो पता चला कि उनके राज में भारत के उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ गिर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।